गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास में बॉटनी का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसवायरेशन वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ट्रांसवायरेशन जो है यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जैविक प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन जो होती है ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन कहते किसे? ठीक है। तो पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना। पौधे जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है। जल को अवशोषित करते हैं। जल को अवशोषित करने के पश्चात पौधे अवशोषित किए गए जल का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। अर्थात पौधे क्या है? अवशोषित किए गए जल का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। तो पौधे उसमें से क्या करते हैं? 90 से 95% जो जल होता है, ठीक है, 90 से 95% जल जो होता है उसका वाष्पोत्सर्जन के रूप में क्या कर देते हैं? उसकी हानि कर देते हैं। ठीक है। अब 1-2%, 5% तक जो बचता है उसके द्वारा जो पौधा है वो अपने जो जितने भी भाग हैं, जितने भी उसके पार्ट हैं, जितने भी ऊतक हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, उनकी पूर्ति करता है। ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन समझ गए कि जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसवायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला जो होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसवायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। रंध्रों के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय स्टोमेटल ट्रांसवायरेशन। ठीक है। तो ये होता है, नाम से आप समझ रहे हैं, रंध्रों के द्वारा जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो स्टोमेटल ट्रांसवायरेशन के द्वारा ही होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पत्ती जो है, पत्ती के ऊपर वाला जो भाग है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। इन रंध्रों के द्वारा लगातार क्या प्रक्रिया होती रहती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो लगातार इन रंध्रों के द्वारा पत्ती का जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र बोला जाता है, तो इनसे लगातार यह प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है। ठीक है। अब देखो शाकीय जो पौधे होते हैं इनमें रंध्र कोमल तने पर पाए जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि शाकीय जो पादप होते हैं इनमें तनों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें भी क्या बोल दिया जाता है, रंध्र बोल दिया जाता है। ठीक है, अब रंध्र जो होते हैं इनमें 50 से लेकर के 97% जल जो होता है उसका लगातार वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो जाएगा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली अकोशिकीय परत को, बाह्य त्वचा जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पादप का तना है, पादप के तने पर जो बाहरी काट का जो छोटा छिलका पाया जाता है उसको बोला जाता है उपत्वचीय, उसको क्यूटिकल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, इस क्यूटिकल पार्ट के द्वारा इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो इनमें क्या अकोशिकीय होता है वो। ठीक है, तो उसको ही आप क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मरुद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या है, होती है। ठीक है, अब इसमें से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है 3 से 10%। ठीक है, क्यूटिकल जो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपोरेशन, इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 से 10% तक होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहने का मतलब यह है कि इसका जो क्यूटिकुलर जो पार्ट होता है, क्यूटिकुलर जो पार्ट होता है वो जल के लिए अपारगम में होता है। ठीक है, एक पारगम में होता है, दूसरा अपारगम में होता है। ठीक है, अपारगम में का मतलब होता है कि जल को ये प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, जल को एक स्थान से, जैसे मान लीजिए कि इसमें विसरण और परासरण होता है, तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जल है वो क्यूटिकल पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। अब जैसे आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए तना है, ठीक है, तने में आपको जैसे इस प्रकार से छोटे छोटे भाग है, जैसे देखो ये खांच इस प्रकार से दिखाई दे रही ना, जैसे पादप का तना बन रहा है, इसमें बीच में इस प्रकार के छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं, बीच में से जो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी जो भाग, उसका जो तना होता है, छिलका जो होता है, वो बीच में से छोटे छोटे भागों पर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब इन टूटे हुए भागों में से ही क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। इन टूटे हुए भागों में से ही क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अब नंबर 3 पे है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नंबर 3 है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्युलर ट्रांसपोरेशन। ठीक है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो जैसे ये वातरंध्र है, सभी पौधों के अंदर नहीं पाया जाता, काष्ठीय पादप जो होते हैं, ठीक है, कुछ काष्ठीय पादप जो होते हैं
उनमें तनों एवं खल जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं काष्ठीय पादपों में। ठीक है, अब इनके द्वारा भी कभी कभी क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, इनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का 0.1%। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का 0.1% जो है वही कार्य कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना और रंध्र के कार्य। ठीक है, रंध्रों के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, रंध्रों के द्वारा आपको सबसे मुख्य जो काम है वो होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है वो किनके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, 50 से लेकर के 97-95% जो भाग होता है उनके लिए क्या है, उनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इनके द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए आपको रंध्र का एक छोटा डायग्राम बना करके बताते हैं। उनमें खुला और बंद रंध्र जो होता है गार्ड कोशिकाओं के ऊपर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। ठीक है, ये होते हैं रंध्र। ये होते हैं क्या, रंध्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रंध्र हो गए। अब इनके अंदर जो ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग इसको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं। इसको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं। ठीक है, इनको द्वार कोशिकाएं बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसको बोला जाता है, एक तो होता है बंद रंध्र और दूसरा होता है खुला रंध्र। तो इस ये वाला जो भाग हो गया ये है बंद रंध्र। ठीक है, और ये वाला जो है ये है खुला रंध्र। ठीक है, बंद रंध्र और खुला रंध्र हो गया। ठीक है, अब देखो रंध्र जो होते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। ठीक है, रंध्र पत्ती की सूक्ष्म सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है ना, पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। ये जैसे मान लीजिए पत्ती बनाएंगे और पत्ती की जो सूक्ष्म सतह होती है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये पत्ती के अतिरिक्त फल, कोमल तने आदि वायवीय भागों में भी पाए जाते हैं। जहां वायु का स्थानांतरण होता है, जो पादप का कोमल भाग होता है, ठीक है, उन कोमल भागों के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो रंध्र जो होते हैं दो वक्राकार, ठीक है, रंध्र जो दो होते हैं ये दो वक्राकार द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ छिद्र होता है। यह
अंडाकार होता है। ठीक है, तो रंध्र जो होते हैं दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये द्वार कोशिकाएं होगी, इन द्वार कोशिकाओं से क्या है, रंध्र घिरे हुए हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं की बाह्य सतह पतली होती है। ये वाली जो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं इनकी बाह्य सतह बिल्कुल पतली, जो स्लाइड के समान जो होती है, प्याज की जो स्लाइड आपने देखी होगी, उस प्याज की स्लाइड के समान इनकी जो सतह जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, लचीली होती है। और इनका जो बाह्य आंतरिक जो आवरण होता है, इनका आंतरिक जो आवरण होता है वो कैसा होता है, दृढ़ होता है, टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो आंतरिक जो आवरण होता है वो कैसा होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, परंतु बाह्य जो आवरण होता है वो बहुत ही पतला होता है। ठीक है, अब देखो इन द्वार कोशिकाओं के बाहर कभी कभी इनकी सहायक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, जब देखो अब रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है वो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर क्या है, निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम अंदर प्रवेश करते हैं तो गार्ड के माध्यम से करते हैं ना, किसी गेट से प्रवेश करते हैं तो गार्ड की अनुमति के बगैर हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते ना। तो उसी प्रकार से ये कोशिकाएं किसका कार्य करती हैं, गार्ड का कार्य करती हैं। ठीक है, अब जो भी संवहन प्रक्रिया इनके अंदर होती है, ठीक है, तो इनमें गार्ड कोशिकाओं की है इनको क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, तो जैसे ही द्वार कोशिकाएं स्थित होती हैं, ठीक है, टुर्गिड होती हैं, द्वार कोशिकाएं स्थित होती हैं, स्थित होते हैं, तो ये रंध्र हैं, ये स्वतः ही क्या है, खुल जाता है। ठीक है, और फ्लैशिड होती हैं, जैसे ही द्वार कोशिकाएं फ्लैशिड होती हैं तो रंध्र है वो कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो द्वार कोशिकाओं के खुलने एवं बंद होने से ही क्या है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं की शरत स्थिति में द्वार कोशिकाएं अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। शरत स्थिति में क्या हो जाती हैं, पूर्व अवस्था के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है, द्वार कोशिकाओं की भीतरी मोटी भित्ति एक दूसरे के पास आ जाती है। ये मोटी भित्ति जो है ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाती है। ठीक है, और बिल्कुल नजदीक आने के कारण रंध्र है वो क्या है, बंद हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो ट्रेवलिंग जो स्थिति है उसके अंदर द्वार कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, थोड़ी दूर चली जाती हैं, दूर खिसक जाती हैं, और दूर खिसकने के कारण रंध्र है वो क्या है, खुल जाते हैं। ठीक है, अब देखो रंध्र है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, रंध्र है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, अब रंध्रों का खुलना और बंद होना रंध्र गति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, रंध्र गति के ऊपर निर्भर करता है। रंध्र गति से संबंधित अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी थी। आज आपको रंध्र गति से संबंधित पहली जो परिकल्पना है वो बताने जा रहे हैं। तो पहली परिकल्पना है मांड शर्करा परिकल्पना, अर्थात स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, मांड स्टार्च शर्करा परिकल्पना। ठीक है, मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जेडी साइले ने ये परिकल्पना दी थी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा
कि रंध्र गति से संबंधित मांड शर्करा परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो जेडी सायरे के द्वारा। ठीक है, जेडी सायरे के द्वारा इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो सायरे के अनुसार दिन के समय रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 का उपयोग होने से हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो रक्षक कोशिकाएं, जो द्वार कोशिकाएं जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि CO2 का उपयोग होने से इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है। pH मान जो होता है वो क्या होता है, जब ये कार्य करती हैं तो इनका pH मान जो होता है वो 7 होता है। pH में वृद्धि होने से रक्षक कोशिकाओं में फास्फोरिलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। फास्फोरिलेज एंजाइम होता है जो इनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है, फास्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है, फास्फोरिलेज एंजाइम क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और वो अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब फास्फोरिलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, 7 से लेकर के, जब इसका pH मान 7 से 7.4 हो जाता है, इस pH के बीच में जब फास्फोरिलेज एंजाइम जो होता है वो मांड को अर्थात स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, स्टार्च को, जो फास्फोरिलेज एंजाइम है, फास्फोरिलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या कर दिया, इसने परिवर्तित कर दिया। ऐसा होने से रक्षक कोशिकाओं का जो भार है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, रक्षक कोशिकाओं का भार बढ़ जाता है जिससे रंध्र धीरे धीरे क्या है, खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं का भार बढ़ेगा, रक्षक कोशिकाओं का भार बढ़ेगा तो रंध्र खुलेंगे, और रंध्र खुलेंगे तो इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, रात्रि के समय ऐसा नहीं होता है, जस्ट इसके विपरीत कार्य होता है। तो रात्रि के समय इससे विपरीत प्रक्रिया हो जाती है। तो रात्रि के समय क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर CO2 की वृद्धि हो जाती है। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि हो जाती है, जिससे इनका जो pH मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिन के समय pH मान बढ़ेगा और रात्रि के समय pH मान है वो 7 से क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। ठीक है, pH मान कम हो जाता है, तो कम होने से जो ग्लूकोज 1 फास्फेट था वो पुनः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब समझ गए ना, दिन के समय CO2 की कमी होने से pH मान जो है वो क्या है, 7 से 7.4 हो जाता है, जबकि रात्रि के समय इससे विपरीत प्रक्रिया होती है। इसी के साथ आपकी जो यह परिकल्पना है, यह परिकल्पना पूर्ण होती है। जेडी सायरे ने क्या है परिकल्पना दी थी। आगे वाली परिकल्पना है वो आपको आगे की क्लास में बताएंगे।